सो सब्स्टिट्यूट बेसिकली क्या होता है? सब्स्टिट्यूट मीन्स बदलना। सब्स्टिट्यूट वर्ड का सबसे ज़्यादा यूज होता है क्रिकेट में, सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी बोलते हैं ना, 12वें खिलाड़ी। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है कि जब 11 में से कोई इंजर्ड हो जाता है तो सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी को लाते हैं। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट का मतलब भी वही होता है, बदलना या रिप्लेस करना। जैसे लिखा है माई नेम इज प्रियांशु, ठीक है। अब माई को हमें रिप्लेस करके लिखना है योर नेम इज प्रियांशु। माई को हटा के एक तो तरीका है कि भाई मैनुअली यहाँ आके बदल दो, एक होता है नहीं फॉर्मूले से बदलेंगे, फंक्शन से बदलेंगे, तो सब्स्टिट्यूट करते हैं। देखते बड़ा आसान है। सब्स्टिट्यूट में 3 चीज़ें आपको देनी होती है। टेक्स्ट होता है, एक ओल्ड टेक्स्ट होता है, एक न्यू टेक्स्ट होता है। टेक्स्ट मतलब हो गया ये जिसमें बदलना है। ओल्ड टेक्स्ट मतलब हुआ जो वर्ड को बदलना है। न्यू टेक्स्ट का मतलब होता है जिस वर्ड से बदलना है, ऐसा। वैसे एक पार्ट और है इसमें, देखेंगे एक पार्ट और है, इस पे बाद में बात करेंगे। पहले मेन पार्ट 3 है। अच्छा, बाद में क्यों बोले? देखिए, जब भी किसी फॉर्मूले के आर्गुमेंट में या सिंटैक्स के अंदर बड़ी ब्रैकेट हो तो दैट इज ऑप्शनल। जब जरूरत पड़ेगा तब, जब जरूरत पड़ेगा तब के लिए एग्जांपल हम आगे देंगे। ये देखिए, अगर मैंने लिखा माई नेम इज प्रियांशु तो अब हो गया है योर नेम इज प्रियांशु। अगर मैं लिखूं माई नेम इज ब्रजेश, यानी प्रियांशु को हटा के ब्रजेश करना है, सेम वही लॉजिक लगाते हैं। सब्स्टिट्यूट टेक्स्ट का मतलब ये हुआ, ओल्ड टेक्स्ट का मतलब प्रियांशु। माई क्यों? अब तो हमें माई को हटा के, माई का कुछ नहीं लेना है, प्रियांशु को ब्रजेश करना है। तो प्रियांशु और जो न्यू लाना है वो, बस ये होता है ना। सब्स्टिट्यूट समझ में आ गया? सब्स्टिट्यूट मतलब होता है, सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है बदलना। सेम काम रिप्लेस का भी होता है। रिप्लेस मतलब भी बदलना ही होता है, लेकिन इसके तरीके, फॉर्मूले सब बदल जाता है, सिंटैक्स वगैरह। जैसे माई नेम इज प्रियांशु को बदलना है योर नेम इज प्रियांशु, और रिप्लेस का यूज करना है तो रिप्लेस में क्या होता है? देखिए, ओल्ड टेक्स्ट का मतलब होता है ये। फिर ये पूछता है कि जो वर्ड बदलना है उसकी स्टार्टिंग पोजीशन क्या है। मेरे को तो माई बदलना, तो इसकी स्टार्टिंग पोजीशन तो 1 ही हुआ। फिर पूछता है कितने कैरेक्टर को बदलना है। माई में 2 कैरेक्टर है तो 2 कैरेक्टर को बदलना है। फिर इसके बदले में क्या? तो इसके बदले में योर, ऐसा है ना। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, वो बहुत इजी लग रहा था, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। इसी तरीके से माई नेम इज प्रियांशु को हटा के माई नेम इज ब्रजेश करना है रिप्लेस से, इक्वल टू रिप्लेस ओल्ड टेक्स्ट हमारा ये हो गया। फिर पूछ रहा है स्टार्ट नंबर। ये स्टार्ट नंबर प्रियांशु कहाँ से शुरू हो रहा है, तो ये तो गिनना पड़ेगा। माई का 2, नेम का 4, 4 2 6, एज का 2 8, फिर एक 9 स्पेस, एक और स्पेस 10, एक और स्पेस 11, 12वें नंबर पे प्रियांशु शुरू हो रहा है। 12वें नंबर से कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, समझ में आया? और इसके बदले में क्या, वो अलग से, इसके बदले में ब्रजेश। ये बहुत थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, आप दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। फर्क ये है कि ये केस सेंसिटिव होता है। अगर गलती से आपने रिप्लेस करते समय आप चाहते हो कि माई को रिप्लेस करके यू कर दें, जबकि माई लिखा हुआ छोटा में है और आपने यहाँ प्रॉपर केस में लिखा है, तो नहीं बदलेगा। यानी कि इसके लिए एग्जैक्ट मैच करवाना पड़ता है, तभी होता है एग्जैक्टली। तो ये चीज़ें समझ में आ गया कि क्या है दोनों में फ़र्क। अब जब हम लोग रिप्लेस लगा रहे थे और हम लोग प्रियांशु ढूंढना था कि प्रियांशु कितने नंबर पे है, तो मैनुअली 1 2 3 4 5 ऐसे करके गए थे ना। तो ये जो ये 12 क्या है, ये 12 क्या है? 12वें नंबर पे है। उसी चीज़ को हम फाइंड और सर्च से पता कर सकते हैं।
इक्वल टू फाइंड में होता है क्या फाइंड करना चाहता हूँ मैं, प्रियांशु फाइंड करना चाहता हूँ। पूछ रहा है कहाँ, तो मैंने बोला यहाँ, बताया बारह। यानी कि अब किसी भी लेटर या वर्ड को मैनुअल काउंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फाइंड क्या करके देता है, उस वर्ड की पोजीशन ढूंढ के देता है, वो वर्ड ढूंढ के नहीं देता है, उस वर्ड की पोजीशन। सेम काम सर्च भी करना है, बिल्कुल सेम फंक्शन भी है। क्या फाइंड करना है, प्रियांशु। कहाँ फाइंड करना है, तो इसमें, तो ये दोनों का सेम सेम आंसर है। फिर से वही बात है कि ये केस सेंसिटिव है, मतलब अगर गलती से आपने पी कैपिटल डाल दिया जो कि है ही नहीं, तो एरर आ जाएगा। अगर आप इसमें ओनली पी क्या पूरे प्रियांशु भी कैपिटल में लेके देते तो भी ये फाइंड कर देता है। ये कैसे से हमारे लिए ये थोड़ा बेहतर फंक्शन हो जाता है सर्च फाइंड के बनस्पत। फाइंड या सर्च दोनों से किसी भी वर्ड या किसी भी कैरेक्टर की पोजीशन पता करता है। जैसे मेरे को सिर्फ आई की पोजीशन पता करना है, इक्वल टू फाइंड, चूंकि हम केस सेंसिटिव फंक्शन चला रहे हैं तो आई स्मॉल में लिखना पड़ेगा और कॉमा दिस करेंगे। हमने कैपिटल में लिख दिया तो देखिए एरर दे दिया, लेकिन वहीं पे सर्च में डाल रहे हैं, सर्च में डाल रहे हैं, सर्च में आई डाल रहे हैं सेम, और इस बार इसको कर रहे हैं तो देखिए ये ढूंढ के निकालेगा कि आई जो है 9वीं पोजीशन पे। तो सवाल ये उठता है कि आई एक जो है ये पहला आई 9th पोजीशन पे, फिर प्रियांशु में भी तो आई है, इसीलिए एक और पार्ट जो देखते हो ना इंस्टेंट नंबर, स्टार्टिंग नंबर, इस पे हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। इसमें भी आपने देखा कि जो ऑप्शनल वाला पार्ट, यानी कि जब सर्च या फाइंड का मतलब होता है कि उसमें जैसे ही मिलेगा पहला उसका आंसर कर देगा, दूसरा तीसरा चौथा निकालने के लिए अलग से रूल लगाएंगे। पहले हमारे लिए सर्च और फाइंड क्लियर हो जाना चाहिए, तब आगे आपको समझने में आसानी होगा। तो सब्स्टिट्यूट हो गया, रिप्लेस हो गया, चार में कोई दिक्कत तो नहीं है। फाइंड हो गया, सर्च हो गया, सब्स्टिट्यूट हो गया, रिप्लेस हो गया। एन और टी ऑलरेडी वैसे करवा चुके थे, एन फॉर नंबर, टी फॉर टेक्स्ट। हमारे पास ना कुछ डेटा है जिसमें कहीं पे टेक्स्ट में लिखा हुआ है, यहाँ पे जो वैल्यूज है वो टेक्स्ट में लिखा है कहीं नंबर में। ये पूरे एक्सेल का सबसे छोटा फंक्शन है, इसलिए भी याद रह जाएगा। इन सिर्फ एक एन नाम से, एन फॉर नंबर, ये नंबर अगर होगा तो उठा लेगा, नहीं होगा तो जीरो बिठा देगा। टी फॉर टेक्स्ट, अगर टेक्स्ट है तो उठा लेगा, नहीं तो ब्लैंक कर देगा, यहाँ जीरो नहीं बिठाएगा, तब तो जीरो और टेक्स्ट फिर मिक्स हो जाएगा जैसे था। टेक्स्ट वाले में ब्लैंक या टेक्स्ट, इसमें टेक्स्ट के जगह पे जीरो बिठा देगा और जो नंबर है उसको नहीं। तो ये डेटा सेग्रीगेशन में इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो थोड़ा सा धीरे धीरे करके हम लोग आगे चल के इन सब फंक्शंस को जोड़ेंगे। बस हमें ज़्यादा किसी को लेके ज़्यादा परेशानी महसूस नहीं हो रहा है, प्रियांशु जी भी कर लेंगे, जिशान भी कर लेगा, वो आपकी एक प्रैक्टिस नहीं हो पाती है लैपटॉप की वजह से। तो आप जब तक लैपटॉप का जुगाड़ नहीं लगता है तब तक आप यहाँ पे 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे रुकिए। कभी जल्दी ऑफिस से आ जाइए तो बैठ जाइए, लेट तक रुकिए। जिस दिन छुट्टी, सैटरडे संडे ऑफ होता है या सिर्फ एक दिन ऑफ होता है? अच्छा, कोई नहीं, अगर हो सके तो जब भी छुट्टी मिले तो 2 घंटे 3 घंटे के लिए यहाँ बैठ जाइए, 2 घंटे 3 घंटे बैठ जाइए कि कम से कम ना जो चीज़ें हो चुका है वो आपके टंग पे हो जाए। जब तक नहीं होता है तब तक वीडियो जरूर देखेंगे। तो वीडियो, हर एक चैप्टर का वीडियो रिकॉर्डिंग है, तो आपको आराम से वीडियो पे फोकस करना है। आगे बढ़ते हैं। एन और टी भी हमारा हो गया, यानी 6 फंक्शंस हमारे हो गए। अब आती है लार्ज, स्मॉल और रैंक। लार्ज स्मॉल रैंक के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या होता है प्रियांशु जी? लार्ज स्मॉल और रैंक, आपने बोला रैंक नहीं पढ़ा है। अगर हमने लार्ज स्मॉल पढ़ा होगा तो रैंक जरूर पढ़ा होगा। लार्जेस्ट निकाल देता है नंबर, स्मॉल से सेकंड लार्जेस्ट। एग्जैक्टली, मैक्स आपने पढ़ा था, जिससे हम इसमें से मैक्स में सबसे हाईएस्ट वैल्यू निकाल सकते हैं और मीन में सबसे लोएस्ट।
लेकिन किसी ने ये बोल दिया कि सेकेंड लार्जेस्ट निकालो, थर्ड लार्जेस्ट निकालो, तो ऐसे के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको मैक्स का यूज नहीं करना पड़ेगा, लार्ज का करना पड़ेगा। लार्ज फंक्शन क्या करता है कि विद इन द एरे, यानी कि जो डेटा है इस एरे में पोजीशन के हिसाब से, ये मतलब पोजीशन या रैंक, हमने बोला 1 तो दिस इज द मैक्सिमम हाईएस्ट वैल्यू। अगर मैंने बोला कि इसमें से सेकेंड लार्जेस्ट दो तो सेकेंड कर दिया तो सेकेंड लार्जेस्ट वैल्यू, हमने 10 कर दिया तो 10वीं वैल्यू जो 10वीं पोजीशन पे होगा वो हमें मिल जाएगा। इसका उल्टा होता है स्मॉल, सेम एक एरे के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू के लिए कॉमा 1 मतलब फर्स्ट रैंक पे, नीचे से फर्स्ट। अगर हमें ये देखना है कि सेकेंड सबसे छोटा कौन सा है तो 1 को क्या कर देंगे 2। तो लार्ज और स्मॉल तो क्लियर ही था। अब आ जाती है रैंक की बारी। अभी अगर मैं इस सारे डेटा की बात करूं तो हमारे पास 45 डेटा, यहाँ पे दिख रहा होगा कि 45 डेटा है। मान लो इस सारे डेटा के अंदर दिस इज योर सेल्स, ये आपकी सेल्स है 6965, बट आपको ये नहीं पता है कि आपसे कितने लोग ज़्यादा हैं और कितने लोग कम हैं। अगर आपका रैंक 5 है इसका मतलब 4 लोग ज़्यादा हैं, अगर 10 है इसका मतलब 9 लोग ज़्यादा हैं, अगर 1 है यानी सबसे पहले नंबर पे आप हो, वही होता है रैंक। इक्वल टू रैंक लगाएंगे तो नंबर पूछेगा नहीं किस नंबर का निकालना है। और दूसरा होता है रेफरेंस। रेफरेंस का मतलब रेंज होता है या एरे होता है कि जिस रेंज में आप ढूंढ रहे हो इसको, इस रेंज के अंदर इसकी 7वें नंबर पे रैंक है यानी 7वीं पोजीशन है। अच्छा थोड़ा सा और सोचें तो लार्ज का उल्टा रैंक होता है। अगर लार्ज में हम रैंक 7 देंगे तो हमें वही वैल्यू दिखेगा जो वैल्यू आपको लार्ज में मिलता है। देखो एक दूसरे का अपोजिट कैसे हो गया। अगर हमें रैंक पता था तो वैल्यू निकाल लिए, वैल्यू पता था तो रैंक निकालिए। तो लार्ज का उल्टा रैंक होता है। यहां तक में कोई डाउट? प्रियांशु जी? नहीं सर। फंक्शन पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। चूज, चूज का मतलब होता है कि एक हम लोग क्या करते हैं कि एक डेटा स्टोर करते हैं फंक्शन के अंदर। कैसे? जैसे चूज लिखा, उसमें ये इंडेक्स नंबर मांगा, हमने 1 डाल दिया। क्यों डाला अभी तुरंत समझ में आ जाएगा। उसके बाद कॉमा डालने के बाद वैल्यू 1 मांगा, वैल्यू 1 में हमने प्रियांशु दे दिया। कॉमा डालेंगे तो फिर वैल्यू 2 मांग रहा है, मैंने ब्रजेश डाल दिया। वैल्यू 3 में मैंने जिशान डाल दिया। वैल्यू 4 में हमने जितेंद्र डाल दिया। वैल्यू 5 में हमने शिव डाल दिया। कुछ इस तरह से डालते चले गए। एंटर करने के बाद प्रियांशु आएगा, क्योंकि हमने बोला कि जो भी डेटा डाला है 1 का मतलब होता है पहला। अगर मैंने बोला यहाँ पे 3 तो क्या आना चाहिए? जो थर्ड नंबर पे नाम होगा जिशान जो है, एज पर रिकॉर्ड जो हमने डेटा स्टोर करा है इसमें, उसमें तीसरे पोजीशन पे जिशान है, वो होता है हमारा। कोई डाउट है यहाँ तक? तो इस तरीके से जब आप डैशबोर्ड बनाएंगे ना तो डैशबोर्ड में हमें चूज का बहुत अच्छा यूज होगा। तो डैशबोर्ड तो बहुत आगे की बात होगी, बट ये सारे फंक्शंस को ध्यान में रखना पड़ेगा ताकि जब डैशबोर्ड वगैरह आप पढ़ेंगे ना तो थोड़ा आसान लगेगा। हमने सब्स्टिट्यूट देखा, रिप्लेस देखा, फाइंड देखा, सर्च देखा, एंड देखा, टी देखा, राइट। लार्ज, स्मॉल और रैंक भी देख लिया, चूज भी देख लिया। रोमन तो बहुत आसान है कि अगर हमारे पास ना कुछ नंबर्स पड़े हैं, इस नंबर को सिंपली रोमन में कन्वर्ट कर देता है। दिस इज वेरी बेसिक। ये देखो इसको नंबर में, जैसे हमने 12th को ये देखते हैं कि 12th ऐसे लिखते हैं, 10th को ऐसे लिखते हैं। अगर इसमें कुछ याद रखने वाला चीज़ है वो इसकी लिमिट है कि 1 2 3999 तक आप इसको चेंज कर सकते हैं। जिशान ये सब क्लियर होगा ना आपका? यस सर। थोड़ा बताते भी चलेंगे। ट्रिम का मतलब क्या होता है? ट्रिम का मतलब क्या होता है? ट्रिम था नहीं है सर, मतलब
ट्रिम का मतलब होता है ये अननेसेसरी स्पेस डिफरेंस को नंबर देता है हटाना। जो। अगर हमारे कोई एक सेंटेंस है जिसमें अननेसेसरी स्पेस डाल रखा है, हाँ कुछ स्पेस आगे है, कुछ बीच में है, कुछ बाद में है, ऐसे स्पेस डाल के, तो अगर इसकी लेंथ चेक करेंगे आप, लेंथ मतलब नंबर ऑफ कैरेक्टर चेक करेंगे, ये 31 कैरेक्टर दिखा रहा है, जबकि इसका एक्चुअल कैरेक्टर कितना होना चाहिए, TRIM। अब कई ऐसा डेटा आ जाता है जिसमें इस तरह की प्रॉब्लम होती है, ना इस पे वी लुकअप चलेगा, ना पाइवट में सही रिपोर्ट बनेंगे, दुनिया भर के प्रॉब्लम होंगे। तो आप देखो ये छोटा सा फंक्शन है, लेकिन सारे भूलते चलेंगे एक तरफ से, तो कोई मतलब नहीं बनता। तो इसको याद रखना जरूरी है। ट्रिम का मतलब होता है क्या? ट्रिम का मतलब होता है अननेसेसरी स्पेस को हटाना। अननेसेसरी स्पेस, स्पेस को हटाना नहीं बोलेंगे, अननेसेसरी मतलब एक से ज़्यादा स्पेस है दो वर्ड के बीच में, उसको हटाना। सेंटेंस शुरू होने से पहले आप स्पेस लगा रखे हो तो उसको हटाना। सेंटेंस खत्म होने के बाद भी आप स्पेस लगा रखे हो तो उसको हटाना। तो डेटा क्लीनिंग में इसका बहुत अच्छा यूज होता है। और इसके बाद ही कोई पाइवोट, चार्ट, वी लुकअप, एच लुकअप लगता है, तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट फंक्शन हो गया। जिशान, राउंड राउंड अप राउंड डाउन के बारे में कुछ बताएंगे? तो राउंड जैसे कोई नंबर दिया हुआ है उसको जैसे नॉर्मल मैथमेटिक्स में होता है राउंड वाला, वो वैसा राउंड होता है। राउंड अप में ये है कि मतलब जो ऊपर वैल्यू होती है जो क्लोजेस्ट होगी उससे राउंड अप कर देता है। 0.46 है तो 0.5 कर देगा, और एग्जैक्टली। राउंड डाउन में टोटल कर देता है। चलिए देखते हैं, ये चार फंक्शन एक कैटेगरी का है। सपोज हमारे पास ना कुछ वैल्यूज पड़ी हुई है इन डेसिमल, डेसिमल में, ठीक है। डेसिमल में वैल्यू कैसे बना सकते हैं आप? इक्वल टू रैंड, ये डेसिमल बनाता है, याद होगा, और प्लस रैंड बिटवीन से होल बनता है। तो रैंड प्लस रैंड बिटवीन में हम कुछ डाल देते हैं, मान लो कि कुछ नंबर, ये क्या कर रहा है, ये रैंड बना रहा होगा और ये रैंड बिटवीन बना रहा होगा, दोनों जोड़ दे रहा है आपस में। मान लीजिए, ये तो समझाने के लिए हमने बताया, मैंने फिक्स कर दिया इसको। अब फिक्स करने के बाद दूसरे को नहीं समझ में आएगा, आपको सिर्फ समझ में आएगा डेटा में कि ये डेसिमल वाली वैल्यू कैसे क्रिएट हुआ है। अब समझना है कि इसमें करना क्या है। पहला होता है कि देखो, पॉइंट से पहले की वैल्यू को इंटीजर बोलते हैं हम लोग, पॉइंट से बाद की वैल्यू को पॉइंट्स में या डेसिमल पॉइंट बोलते हैं। तो अगर आप INT करोगे तो INT एक मैथमेटिकल फंक्शन है जो दशमलव के बाद वाली वैल्यू को सीधे हटा देता है। इसमें कोई चेक नहीं करेगा आगे पीछे, सीधे पॉइंट के बाद की वैल्यू अगर 99 भी रहेगा तो भी हटा देगा। तो जो काम इंटीजर करता है वही काम राउंड डाउन करता है। डाउन मतलब छोड़ना। राउंड डाउन लगाएंगे, राउंड डाउन लगाएंगे, वैल्यू पकड़ा और कॉमा 0 किया, डाउन मतलब छोड़ना। तो ये सेम टू सेम, डाउन मतलब 88 पैसे हो या 89 पैसे हो, 95, छोड़ना, पैसे का हिसाब छोड़ देता है। और अप मतलब बढ़ा के लेना, राउंड अप, अप मतलब बढ़ा देता है। यहाँ पे सेलेक्ट करके कॉमा 0 कर देंगे, ये अप में ले जाएगा। देखो 28 को 29, 94 को, यहाँ 8 पैसे है, 10 भी पैसे नहीं, 8 पैसे को भी बढ़ा दिया, 95 पैसे को भी बढ़ा दिया, 75 पैसे 78 पैसे को भी बढ़ा दिया। बट ये बढ़ाने का काम करता है, ये घटाने का काम करता है। ये तो इंटीजर में इसका मतलब ही होता है पॉइंट से पहले। लेकिन जो इंडस्ट्री में चलता है वो चलता है हमारा राउंड। राउंड का मतलब होता है कि अगर पॉइंट की वैल्यू 5 या 5 से अधिक है तो बढ़ाएगा और कम है तो छोड़ेगा। जैसे आप अकाउंट्स में है तो खूब अच्छे से समझते हैं। तो राउंड का यूज होता है, इन तीनों में से कोई यूज नहीं होगा, राउंड का होगा। ये देखेंगे ध्यान से, 28 को 29 इसलिए बढ़ाया कि ये 0.5 से ज़्यादा है, ये छोड़ दिया, ये बढ़ा दिया, ये बढ़ा दिया, बढ़ा दिया, बढ़ा दिया, फिर ये छोड़ दिया। अब बोलेंगे कि सर जीरो का मतलब क्या होता है? जीरो का मतलब इंटीजर पार्ट के लिए होता है। और अगर आप जीरो को मान लो 1 करते हो तो दशमलव के 1 अंक तक आंसर देगा, 2 कर देंगे तो 2 अंक तक देगा। लेकिन इसका यूज प्रैक्टिकली जीरो पे ही ज़्यादा होता है, क्योंकि राउंड फिगर में करने का होता है। फिर से अगर डेसिमल ही चाहिए तो फिर क्यों राउंड करना? तो राउंड फिगर में इस डेसिमल पार्ट को हटाने के, लेकिन ध्यान देंगे लॉजिक वही चल रहा है। 28.88 मतलब ये 5 से ज़्यादा है, तो एक कैरी कर दिया तो ये 9 हो गया। देखिए ये 8 से 5 से ज़्यादा है तो ये कैरी कर दिया तो 0 नहीं 1 हो गया। ये 95 है ना, तो ये इसको कैरी दिया होगा,
तो ये क्या हो गया होगा 10, तो ये कैरी कर देगा तो सीधे 31 हो गया। देखिए 8 है तो ये 7 है, तो एक कैरी किया तो 8 देखा ना, अब समझ में आ गया होगा। बस इस पार्ट को अगर हम 2 कर दें तब वो तीसरे नंबर पे ढूंढेगा कि तीसरे पे क्या हाल चाल है। तीसरे पे 3 है छोड़ दिया, तीसरे पे 3 है छोड़ दिया, तीसरे पे 3 है छोड़ दिया, तीसरे पे 1 है छोड़ दिया, तीसरे पे 8 है छोड़ा नहीं, तब ये 89 को 90 कर दिया। ये देखिए तीसरे पे 3 है छोड़ दिया, तीसरे पे 2 है छोड़ दिया। लॉजिक समझ में? ये राउंड राउंड अप और इंटीजर इसके साथ रखे हैं इसीलिए कि इंटीजर वाले फंक्शंस पे आपको काम करना चाहिए। आई होप इतने में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फैक्ट का मतलब फैक्टोरियल निकालना होता है। ये भी मैथमेटिकल फंक्शन है कि फैक्ट ऑफ 5 करोगे तो 120 आंसर आएगा। तो आंसर का मतलब क्या होता है? किसी भी नंबर का फैक्टोरियल का मतलब है कि उस नंबर को आप बढ़ते हुए या घटते क्रम में मल्टीप्लाई कर दो। यानी 5 का फैक्टोरियल मतलब 5 × 4 × 3 × 2 × 1 हो जाएगा। अगर बढ़ते हुए में जाना तो 1 × 2 × 3 × 4 × 5 कर देंगे, तो दैट इज द सेम। तो ये काम तो मैनुअल हो गया, ये काम आपका फैक्टोरियल का करेगा जो हमारा फैक्ट फंक्शन है। देखिए सम प्रोडक्ट के अंदर 2 फंक्शंस जुड़े हैं, एक सम है एक प्रोडक्ट है। सम मतलब जोड़ना होता है, प्रोडक्ट मतलब गुना होता है। ये किस सिचुएशन में यूज होता है? सपोज मेरे पास कुछ आइटम है, उसकी कुछ क्वांटिटी हमें ऑर्डर करना है और इसकी इंडिविजुअल जो प्राइस है, प्राइस पर यूनिट इतनी है, तो टोटल क्या हमें कॉस्ट आएगा। मान लीजिए कि हमने कुछ आइटम्स का डेटा है और हर एक आइटम की कुछ क्वांटिटी हम लोग ऑर्डर कर रहे हैं, 1 से 10 के बीच में दे देते हैं। ये रैंडमली डेटा बन गया हमारा, और इधर मैं कुछ प्राइस भी लिख रहा हूँ रैंडमली 1000 से लेके 10,000 के बीच में का एक प्रोडक्ट है। मान लेते हैं ये हमारा एक रॉ डेटा जिसमें आइटम है, उसकी क्वांटिटी है और उसकी प्राइस है पर यूनिट। अब इसकी 6 यूनिट चाहिए, तो आप यही तो करते हो, दिस इंटू 6 पीस, इसका इंडिविजुअल कॉस्ट निकल गया। इस तरीके से सबको ड्रैग कर देंगे, सबका निकल जाएगा। बट अभी तो इंडिविजुअल सबका सम निकला, फिर एक सम तो और लगाओगे ना आप यहाँ पे जो हमें पता चलेगा कि टोटल हमारा 1,17,281 रुपये का बजट है। तो ये पूरे सेक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आप सम प्रोडक्ट यूज कर लो। सम प्रोडक्ट लगाएंगे, एरे 1 मतलब ये हो गया और एरे 2 मतलब ये हो गया, इसका काम ही खत्म हो गया। क्योंकि देखो सम प्रोडक्ट यानी आपस में मल्टीप्लाई करके जोड़ दो, ये हुआ इसका मतलब, 2 एरे को यानी 2 डेटा। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है, आगे चल के आप इसको डैशबोर्ड में भी डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो ये भी हमारे लिए एक बेहतरीन फंक्शन में से ही आता है। तो सम प्रोडक्ट तक हो गया। अब थोड़ा सा एक थियोरेटिकल टाइप का पार्ट है कि जब हम लोग ए टाइप करते हैं तो हमें स्क्रीन पे दिखता है, हम तो टाइप कर रहे हैं कीबोर्ड से। तो आपको अगर थोड़ा सा पता होगा कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर के अंदर मेनली 3 यूनिट्स होता है। पहला यूनिट होता है जिसको हम लोग इनपुट यूनिट बोलते हैं, और दूसरा होता है जो आउटपुट यूनिट होता है। अब बीच में होता है जिसको प्रोसेसिंग यूनिट, प्रोसेसर होता है। यानी कि ये जो दबाने से लेके दिखने तक का प्रोसेस है, इसमें 3 पार्ट कंप्यूटर का काम करता है, एक इनपुट और एक आउटपुट और एक प्रोसेसर जिसको प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। इसमें हमारा सीपीयू इन्वॉल्व होता है। इनपुट में क्या होता है, जैसे कीबोर्ड क्या हुआ, इनपुट हो गया। एक आध इनपुट यूनिट का नाम बताइए। माउस भी इनपुट यूनिट में आता है। एक आध और बोलिए।
माइक, माइक भी इनपुट में आता है। आउटपुट में एक दो बताइए। मॉनिटर, जिस पे आप देख रहे हैं अभी, मॉनिटर सबसे कॉमन चीज है, मॉनिटर। और प्रिंटर, प्रिंटर कमांड देते हैं। स्कैनर इनपुट हो गया। स्पीकर, स्पीकर, यस। देखिए अगर हम स्कैनर की बात करें तो वो इनपुट में आ जाएगा, क्योंकि स्कैनर पे जब हम वो डालते हैं तो उसकी स्कैनिंग होके आपके कंप्यूटर सिस्टम में जाता है ना, तो स्कैनर उस तरीके से होगा। तो इतना तो आइडिया हो गया कि 3 यूनिट्स क्या क्या हो सकते हैं, है ना। अब ये तो चलिए, ये तो थियोरेटिकल बात होगी। प्रैक्टिकली यहाँ पे 3 नहीं 4 फंक्शन हम लोगों को सीखना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले होता है कि कोई भी कैरेक्टर जब आप लिखते हो तो उसको सबसे पहले कोड में चेंज करता है, और उस कोड का नाम है ASCII। इसको अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन चेंज बोलते हैं, इंटरचेंज। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, स्काई कोड या एस्की कोड के नाम से जानते हैं। अब स्काई कोड को, चूंकि देखिए इसमें कि अगर हमने ए डाला तो ए डालने के बाद इस कोड को पहले तो ये कोड में चेंज करेगा, जिसमें 255 कोड होते हैं। तो कोड नाम का फंक्शन ही है जो इस टेक्स्ट को कोडिंग में नंबर पे कन्वर्ट कर देगा। इसके बावजूद भी अभी सीपीयू को समझ में नहीं आएगा ये 65, या ना तो ए समझ में आएगा ना 65 समझ में आएगा। फिर ये क्या करता है, एक फंक्शन होता है डेस टू बिन, जिसको आपको समझना होगा कि बेसिकली क्या होता है कि कंप्यूटर को बाइनरी समझ में आता है। वो हर एक डेसिमल वाले पार्ट को, हर एक वैल्यू को बाइनरी में कन्वर्ट करता है 0 1 के फॉर्म में। इसके लिए भी एक फंक्शन है डेस टू बिन, जो इसको ब्रेक कर दिया 0 और 1 में। चलिए अब इससे क्या हो गया कि ए जो टाइप किया उसको कोड में चेंज हुआ, और कोड क्या हो गया, उसके सीपीयू पे आ जाएगा 1 5 टाइम 0 1। बट अभी तक तो सीपीयू को समझ में आया, आपको थोड़ी ना समझ में आया। अब फिर रिटर्न होगा, इस कोड को फिर से डेसिमल में यानी फिर से कोड में कन्वर्ट करने के लिए होता है बिन टू डेस, उल्टा। इस बार बाइनरी को डेसिमल यानी कोड में कन्वर्ट करेगा। कैसे? बिन टू डेस करेगा, तो इसको फिर से वो 65 देगा। अभी तक तो 65 आया है, लेकिन आपके मॉनिटर पे अभी तक ए नहीं आया है। इसके लिए फंक्शन है कैरेक्टर। कैरेक्टर जो क्या करेगा, इसको कैरेक्टर में यानी ए दबाने के बाद जो ए दिखता है इसके बीच में ये प्रोसेस होता है। लेकिन इसमें हमें ये समझना है एज ए फंक्शन कि हमारे पास 4 फंक्शन हो गया इससे रिलेटेड। अगर कैरेक्टर पता है तो कोड निकल जाएगा, कोड पता है तो कैरेक्टर निकल जाएगा। किसी भी कोड को हम बाइनरी में चेंज कर सकते हैं, किसी भी बाइनरी को हम फिर से डेसिमल में चेंज कर सकते हैं। लॉजिक समझ में आया? तो यहाँ पे देखिए एक साथ कैरेक्टर हमारा क्लियर हो गया, कोड क्लियर हो गया, एक डेस टू बिन क्लियर हो गया, और एक बिन टू डेस क्लियर हो गया। ये अलग कैटेगरी का फंक्शन है, इसको हम नीचे चिपकाते हैं। इनडायरेक्ट आज करवाना ही नहीं है, इसको हटा देते हैं। ये चारों एक कैटेगरी के फंक्शन हो गए, तो ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज़ थोड़ा और हट के बता देता हूँ कि जो मैंने एस की कोड बोला, ये कितने होते हैं? 255 होते हैं। 255। अब आपको पता करना हो कि ये कौन कौन से होते हैं, तो सबसे इजी तरीका है 1 से लेके 255 का सीरीज बना लो। तो सीरीज बनाना भी सिखाया था कि हम 255 नहीं, मैं 260 का सीरीज बना लेता हूँ। ये हमारे लिए ये क्या करेगा, हमारे लिए ये कोड का काम करेगा। ये हमारी कोड है, तो कोड से हमें कैरेक्टर पता चल जाएगा ना, इक्वल टू CHAR लगाएंगे जो किसी नंबर को कोड में कैरेक्टर में कन्वर्ट कर देगा। अब कुछ चीज़ें तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि इस कैरेक्टर का क्या मतलब है, लेकिन जो कॉमन है, जैसे हमारे सारे सिंबल्स 33 से शुरू होता है और 47 तक जाएगा ये सारे सिंबल्स। फिर 48 से लेके जो हमारी नंबर्स है डेसिमल वाली 0 to 9, उसकी कोडिंग की गई है। फिर 58 से लेके 64 तक ये सारे सिंबल्स हैं। फिर जो कैपिटल ए लिखते हो उसके लिए 65 से 90 तक का है, ये देखिए 90 तक का।
अब जो आप स्मॉल ए लिखते हो उसकी कोडिंग अलग है, 97 से 122 तक का, प्लस इस बीच में और जो सिम्बॉल्स लिखते हो वो है। फिर उसके बाद क्या है, 122 तक तो हमने बोल दिया जेड, इसके बाद भी फिर सिम्बॉल्स है। इसको याद करने की जरूरत हम लोगों को नहीं है, लेकिन बीसीए वाले स्टूडेंट को इससे 15 नंबर का क्वेश्चन पूछता है और उन लोगों को याद भी रखना पड़ता है ये चीज़ें कि किसकी कोडिंग क्या है, किसका मतलब क्या, हमें याद नहीं रखना। बट मैंने ये बोला था कि 255 होते हैं, 255। तो आप देखेंगे 255 के बाद कोई सिंबल नहीं दिखाता है या एरर शो करता है, क्योंकि मैक्सिमम 255 तक ही होता है। तो इस तरह से कैरेक्टर और कोड आपका, चूंकि ये कोड हो गया तो उसका कैरेक्टर ये हो गया। तो इस तरह से जितने भी आप चीज़ें डालते हो कंप्यूटर में वो सबको बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, और बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद ही आपको आउटपुट या प्रोसेस होगा। तो यहाँ तक में तो हमें लगता है कि किसी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए। जिशान, कुछ है डाउट पीछे? सर इसका यूज कहाँ पे होगा, एक कैरेक्टर कोड और किस चीज़ का? एक कैरेक्टर कोड वगैरह का? जो भी चीज़ मैंने बताया ना सबका यूज है। आगे इम्प्लीमेंट जब हम करेंगे कोई काम को, कोई टास्क अगर देंगे, हम कोई क्वेश्चन आपसे करेंगे, तो याद रखिए कि हमने ऐसा कोई चीज़ नहीं पढ़ाया जिसका यूज नहीं है। जस्ट फॉर एग्जांपल, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आपको मैं बोलूं, ध्यान देंगे, पहला क्वेश्चन है ये। पहला क्वेश्चन हम सोनपाल जी आपसे मैं पूछ रहा हूँ, हमें एक रैंडम डेटा क्रिएट करना है और वो हमें करना है 10 से लेके 100 तक का। क्या आंसर है आपके पास? रैंडम डेटा क्रिएट करना है 10 से 100 तक का, तो कैसे क्रिएट करते हैं? सर इसमें फंक्शन यूज करेंगे हम, कौन सा? रैंड बिटवीन। हाँ, रैंड बिटवीन एक फंक्शन सिखाया था जिसमें हम मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू डाल के एक रैंडमली डेटा क्रिएट कर सकते हैं, नहीं? क्या हम यही क्वेश्चन प्रियांशु जी आपसे अब कर रहे हैं कि हमें रैंडम डेटा क्रिएट करना है, बट इस बार ये ए से जेड तक का करना है, पॉसिबल है? आप लगा के देखो, रैंड बिटवीन करते हैं और हमें बॉटम मांगा तो ए डाल दिया और ये जेड डाल दिया, ये कुछ एरर आएगा, इसमें पॉसिबल नहीं है। फिर आपके जहन में ये भी हो सकता है कि सर ये तो टेक्स्ट है, तो इसको हम डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डाल देते हैं, क्योंकि हर एक टेक्स्ट को आप डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही यूज करेंगे। आगे भी माइंड मेकअप कर लें तो भी कुछ नहीं होने वाला है। इस बार वैल्यू एरर आ गया, नहीं तो पहले नेम एरर था, मतलब एरर है, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन क्वेश्चन मेरा है कि कुछ ऐसा करो इतने रेंज में हमें ए टू जेड का रैंडम वैल्यू तैयार हो जाए। अब देखिए, अब यहीं पे आपका सवाल का जवाब है कि हमारी जो कोड शुरू होती है कैपिटल ए टू जेड, वो 65 से शुरू होती है और 90 तक जाता है। अगर मैं इसी क्वेश्चन का आंसर देना चाहूँ तो यस हो सकता है। कैसे? सबसे पहले तो रैंड बिटवीन से हम 65 से लेके 90 तक का एक डेटा क्रिएट किया, लेकिन ये डेटा अपने अंदर कोई ना कोई कैरेक्टर छुपा रखा होगा जो ए से जेड के बीच में होगा, तो ये तो हमारे लिए वैल्यू हो गया। इसके पहले लगा देंगे कैरेक्टर। अब ये हो गया डेटा, इसमें दो फंक्शन मिक्स हो गए, अब ये फॉर्मूला बना, तो फॉर्मूला के जरिए आप हमारे इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो। चलिए, ये तो समझ में आ गया, आपके क्वेश्चन का जवाब भी मिल गया होगा कि कोई भी ऐसे नहीं है, हर एक चीज का यूज है, बशर्ते इसको बहुत अच्छे से, जितने भी 70-80 फंक्शन हम लोग कर चुके हैं उसको तो एकदम बिल्कुल जहन में बिठा लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका काम आएगा। एक बहुत पॉपुलर चीज आपने सुना होगा, दैट इज कैप्चा। एक तो हमने सिखाया था रैंड बिटवीन लगा के हम लोग ओटीपी जनरेट करवा। कैप्चा जो होता है उसमें टेक्स्ट भी होता है, नंबर भी होता है, सिंबल भी होता है, याद है? कैप्चा कभी कभी कैप्चा की कुछ अटपटा सा A67 फिर @ इस तरह का रहेगा, ये भरने बोलेगा, तब वो आगे प्रोसेस होता है। आईटी सिक्योरिटी में इसका बहुत बड़ा यूज है और कैप्चा भी इसी से क्रिएट होगा। क्या करना है आपको, एक फंक्शन ऐसे ही इसको कॉपी कर लो, आप इक्वल टू को लगा के कॉपी मत करिए, कभी भी फंक्शन को इक्वल टू को छोड़ के कॉपी कीजिएगा, इक्वल टू सेल में लगाइएगा। एक
एंड लगा के एक बार और पेस्ट करो, एक एंड लगा के एक बार और पेस्ट करो, एक एंड लगा के एक बार और पेस्ट करो, 4 बार हो गया। चलिए काफ़ी है, जितनी मर्जी उतनी। ये 4 कैरेक्टर का कैप्चा बन गया फर्स्ट क्लास का। ऐसा ही तो रहता है। ये रेलवे टिकट बुकिंग करो ना, आपको पता चल जाएगा कैप्चा क्या है। आजकल बिना कैप्चा का कुछ भी नहीं होता। बट कैप्चा को अब स्ट्रॉन्ग बनाना है, कैप्चा को स्ट्रॉन्ग बनाना है। बोला कि आप कैपिटल भी रखो और स्मॉल भी रखो। स्मॉल की कोडिंग चलो हमें याद है, बट आप इस सीट से देख के तो कर सकते हो कि 97 से शुरू होके 122 तक जाता है। हमें तो याद था, आपको याद नहीं तो देख लो, उसमें कोई ऐसी नहीं है कि मिनिमम क्या हो जाएगा 97 और मैक्सिमम क्या हो जाएगा 122। अब ये स्मॉल और कैपिटल का मिक्सिंग कैप्चा बन गया। अभी तक इसमें नंबर इन्वॉल्व नहीं है, अब मैं चाहता हूँ नंबर भी इन्वॉल्व हो जाए। तो नंबर के लिए क्या था, 48 से शुरू होता है। यहाँ पे देखेंगे 48 एज ए 0 होता है। 48 से लेके 57 तक का नंबर भी डाल सकते हैं, और नंबर ही डालना है तो हम डायरेक्ट भी रैंड बिटवीन डाल सकते हैं ना। नंबर ही डालना है तो नंबर का क्या है, मैं 2 डिजिट का नंबर डालना चाहता हूँ जो 10 से शुरू होके 99 तक हो। हाँ, रैंड बिटवीन डायरेक्ट। हाँ, ये तो डायरेक्ट हम बिना कैरेक्टर का भी यूज कर सकते हैं। अब क्या हो गया, ये डालने के कुछ गड़बड़ कर दिया हमने। यहाँ पे एक एंड लगेगा और रैंड बिटवीन ठीक है, बाकी सब ठीक है। अब ले लेगा। अब क्या होगा कि कैपिटल भी आ गया, स्मॉल भी आ गया, नंबर भी आ गया। अब बच गया सिंबल का। सिंबल का आप बहुत सारे लेवल देख, 33 से लेके 47 तक सिंबल्स हैं, डाल दो। एक में जाके हमने कुछ बदलना नहीं है, हमने बोला 33 to 47। अब इतना बढ़िया कैप्चा है कि इसको ब्रेक करना किसी के लिए मुश्किल होगा। मतलब ये कैप्चा का कॉन्सेप्ट ये होता है कि आपकी साइट पे किसी कोई हैकर्स वगैरह होते हैं ना, डायरेक्ट हैक नहीं कर सकता, क्योंकि कैप्चा पे जाके उसकी कोडिंग ब्रेक हो जाती है, रुक जाती है। इसीलिए, लेकिन हमें उतना डेप्थ में नहीं जाना है, प्रोग्रामिंग अभी नहीं सीख रहे हैं। बट अब चांद पे नहीं गए होगा इसका मतलब थोड़ी ना होता है कि चांद नहीं है। न्यूजीलैंड नहीं घूमे तो न्यूजीलैंड नहीं है, या ऑस्ट्रेलिया नहीं है, पाकिस्तान नहीं है, सब है, आप नहीं गए। अब ये थोड़ी ना कि सर हमें क्या काम है, अरे आपको काम अभी नहीं है, लेकिन एक टाइम ऐसा भी आएगा जब डेटा साइंस की तरफ मूव करेंगे, जहाँ पे इसको आप कोडिंग के जरिए भी अप्लाई करवा सकते हैं आप अपने एंड पे खुद। तो ये देखिए अब कैसे एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन बन गया। पहले का जवाब सिर्फ रैंड बिटवीन था, अगले का जवाब रैंड बिटवीन भी है, कैरेक्टर भी और कॉन्केटिनेट भी है। एंड मतलब कॉन्केटिनेट होता है, अगर आपको याद हो तो जोड़ना, दो से अधिक टेक्स्ट को जोड़ने के लिए कॉन्केटिनेट यूज करते हैं, याद है ना। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। और देखिए एक छोटे से सवाल पे इतने सारे जवाब हैं हमारे पास, तो कोई भी ऐसा नहीं है, जरूरत पड़ने पे जरूर ये सब चीज़ आएगा। चाहे रिपीट फंक्शन पढ़े हो, चाहे एंड पढ़े हो, टी पढ़े हो, इज नंबर पढ़े हो, इज टेक्स्ट पढ़े हो, सबके सब आएंगे यहाँ पे। अब एक आखिरी है यहाँ पे, वैल्यू ट्रांसपोज ऑड इवेंट। ट्रांसपोज तो बहुत इजी है, किसी भी वर्टिकल डेटा को कॉपी कर लो, राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल में एक ट्रांसपोज ऑप्शन होता है जो हमारे डेटा को वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल या हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल में कन्वर्ट कर देता है। इसको अगर कॉपी करेंगे तो पेस्ट स्पेशल में जाएंगे तो यही ट्रांसपोज करेंगे। 99% लोग ट्रांसपोज का मतलब यही समझते हैं, और ये होता भी है, होना भी चाहिए। लेकिन एक और होता है, ट्रांसपोज एक फंक्शन भी है, ये तो ऑप्शन हो गया ना। ट्रांसपोज में क्या होता है कि इक्वल टू ट्रांसपोज लिखेंगे आप, और वर्टिकल डेटा को सेलेक्ट कर लीजिए और एंटर डाल दीजिए, तो ये क्या करता है, ट्रांसपोज कर देता है। मतलब वर्टिकल डेटा को हम फंक्शन से भी ट्रांसपोज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं, लेकिन रिकमेंड यही करेंगे कि ऐसे नहीं करके आप वही वाला पेस्ट स्पेशल वाला याद रखें, क्योंकि 99% लोगों को वो वाला चीज़ें आसान लगता है इंस्टेड ऑफ दिस। ट्रांसपोज क्लियर हो गया दोनों तरीके से, फंक्शन लगा के भी और वो। अब आ जाती है बारी ऑड इवन की। पहले अब ऑड इवन पढ़ने से पहले प्रियांशु जी, अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा
कि इज ऑड इज इवन क्या करता है। अगर याद हो तो इज ऑड इज इवन ट्रू फॉल्स में आंसर देता है। अगर ऑड है हाँ जी तो सर। ट्रू देगा, नहीं तो ट्रू फॉल्स देगा। फॉल्स। अब जब तक इज ऑड इज इवन नहीं याद रहेगा तब तक ऑड इवन में कंफ्यूज रहेंगे, तो दोनों को इकट्ठा याद रखना जरूरी है। अब देखते हैं कि ऑड क्या करता है और इवन क्या करता है। इज ऑड सिर्फ हमें ये बताता है कि ये ऑड है या नहीं है, वो भी ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में। ये वैसा नहीं करता, ये कन्वर्ट कर देता है। देखेंगे ऑड लिख के अगर इसको सेलेक्ट कर लें, ये तो नंबर इवन है ना, इसमें एक प्लस करके इसको ऑड बना देता है। 34 को एक प्लस करके 35 बना देगा। 23 ऑलरेडी ऑड है तो 23 ही रहने दिया, 423 को वही रहने दिया, 4 को 5 बना दिया, 34 को 35 बना दिया, 23 को 23 ही रहने दिया, 42 को बना देता है, यानी कि ये कन्वर्ट। यहाँ पे बहुत क्वेश्चन पूछता है इंटरव्यू में, बोल देगा ऑड और इवन, आपको ध्यान में रहता है इज ऑड इज इवन, हो गया पूरा सत्यानाश। क्योंकि इज ऑड इज इवन ज्यादातर लोगों को ध्यान में रहता है, या फिर ये वाला याद रहा तो वो वाला, लेकिन आपको चारों याद रखना पड़ेगा। वो सिर्फ ट्रू फॉल्स में आंसर देता है, जबकि ये कन्वर्ट करने का काम करता है। सेम इवन, अगर ये नंबर ऑलरेडी इवन है तो सेम नंबर आ जाएगा, अगर इवन नहीं है तो इवन बना देगा। देखिए 23 को 24 बना देगा, 4 तो ऑलरेडी है, 23 को 24 बना दिया, 234 को ऑलरेडी है, कोई दिक्कत नहीं, 34 ऑलरेडी है, कोई दिक्कत नहीं। एक लास्ट बच गया वैल्यू। एक्चुअली क्या होता है कि कई बार जब हम लोग अदर सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, जैसे आप लोग ERP SAP यूज करते होंगे, कुछ लोग मैट्रिक्स यूज करते हैं, कुछ लोग SAP के सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, तो कई बार ऐसा हो जाता है कि जो वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू जो होती है ना, वो एक्चुअल नहीं पेस्ट होके वो टेक्स्ट के रूप में पेस्ट हो जाती है, जैसे ऐसे। उस सब के आगे ना एक डैश अपने आप ऐसा लग जाता है और आपको एरर टाइप का दिखता रहेगा, और बाद में प्रॉब्लम क्या करता है, कुछ में तो ये एरर दिख भी रहा है, चूंकि अभी हमने बनाया, ये इग्नोर एरर किया हुआ रहता तो और भी नहीं पता चलता, हमें तो लगता है कि ये वैल्यू है, लेकिन इस वैल्यू का ना तो आप सम कर सकते हो ना एवरेज, क्योंकि ये वैल्यू है ही नहीं, आपको लगता है वैल्यू है, वैल्यू रहता तो इसका जोड़ देता। अब यहाँ पे यहीं पे कैचिंग पॉइंट है कि कुछ ऐसी वैल्यू जो है तो एक्चुअल में नंबर, बट स्टोर कैसे हो गया, टेक्स्ट में। तो ऐसे को हम लोग वैल्यू नाम के फंक्शन का यूज करके उसको रियल टाइम वैल्यू में कन्वर्ट करने का काम। वैल्यू लगाएंगे, इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, ये रियल वैल्यू में कन्वर्ट कर चुका होगा। आपको दिखने में दोनों सेम ही लगता है, बट सेम है नहीं। उसका सम 0 बता रहा था, इसका सम जो एक्चुअल होगा वो बताएगा। तो ये जो 20-25 फंक्शन थे हमारे, 26, ये कोई आसान नहीं है कि आसान है, नहीं सर, आसान नहीं है। बिल्कुल आसान है, ये कोई एडवांस नहीं है। नहीं, ये सारे फंक्शन बिल्कुल बेसिक और इंटरमीडिएट लेवल के फंक्शन है, कोई हाई फाई फंक्शन नहीं है। फंक्शन तो सारे ही आसान है। एक्चुअली में कठिन क्या होता है, वो होता है फॉर्मूला, कि आपके पास एक डेटा है, उस डेटा के बेस पे आपने कोई एनालिसिस करना या रिपोर्ट बनाना, उसमें सम भी लगाना, इफ भी लगाना, लेफ्ट भी लगाना, राइट भी मिक्स, वो कठिन होता है। लेकिन वो कठिन तभी होगा जब आप ये बेसिक वाले पे ना आपने मेहनत नहीं करी। और मैं एक प्रैक्टिकल रिकॉर्ड बता रहा हूँ कि 90% लोग यही गलती कर बैठते हैं, जिसका जीता जागता एग्जाम्पल हमारे जिशान साहब भी हैं। ऑलमोस्ट 90 पढ़ चुके हैं, लेकिन सही से पूछेंगे तो ये 30-40% वाले में ये गलत कर देंगे, क्योंकि ये लाइटली लेते हैं इस फंक्शन को। आप भी लेते हैं लाइटली, चाहे आप लैपटॉप के कमी की वजह से लेते हो, टाइम की कमी के लेते, वो एक्सेल को वो नहीं पता है कि आपने याद नहीं किया किस वजह से। ये है कि जब हम एडवांस में जाके कोई मिक्सिंग करेंगे तो सर आपने ये लेफ्ट क्यों लगा दिया, सर आपने ईज एरर क्यों लगा दिया। अब यही प्रॉब्लम है कि अभी बता रहा हूँ कि ये बहुत ईजी है, तो आप इसको ईजी को ईजी नहीं समझे, ईजी लेके ही ईजी में धो डालते हैं एकदम बिल्कुल, लेकिन हमें इसको ईजी नहीं लेना, यही हमारा मेन है। इसके बाद मिक्सिंग करेंगे तो आगे समझ में आएगा। स्पेशली कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, आपका डेटा वैलिडेशन है, इफ लॉजिकल वाला शुरू होगा, उसमें सारे फंक्शंस यूज होते हैं। डैशबोर्ड में बहुत सारे फंक्शंस यूज होंगे।
अब उस समय जाके बोलेंगे सर हमें तो ईज एरर ध्यान में ही नहीं है, ट्रांसपोज तो सर भूल ही गए, रिपीट भूल ही गए, तो फिर लेफ्ट भूल ही गए, राइट भूल ही गए, तो सब चीज़ तो भूल गए, तो बचा क्या है? मतलब जिससे जुड़ता है, जैसे कोई अंग्रेजी सीखने के लिए अल्फ़ाबेट्स सही है ना, ज़रूरी है, A to Z सही है, A to Z जब तक नहीं आएगा तब तक वर्ड फॉर्मेट नहीं कर सकते, फॉर्मेटेड वर्ड की फॉर्मेशन नहीं होती है। जब वर्ड सीख लेते हो आपके पास, तब सेंटेंस बनाना शुरू करते हो, जब सेंटेंस बनाना शुरू करते हो तो स्टोरी बन जाती है, स्टोरी बनाना शुरू करोगे तो बुक भी लिख डालोगे, एक बुक में कई सारे स्टोरी है, जब बुक लिखना शुरू कर दोगे तो आपके नाम की लाइब्रेरी खुल जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होती है? अल्फ़ाबेट से। अब अल्फ़ाबेट में जो ये 26 लेटर है उसी को आप इग्नोर कर दिए तो अंग्रेजी खराब हो जाती है। इसी तरीके से ये जितने भी 60-70 फंक्शन का जिक्र मैं बार बार करता हूँ बेसिक में, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। वीडियो देख के कीजिए, जैसे भी कीजिए, लेकिन इसको कीजिए ताकि एडवांस के टाइम में समझ में आए। काहे हमें खाली ख़त्म करना नहीं है कि हाँ सर ग्रीन हो गया, ख़त्म हो गया, मैं भी खुश आप भी खुश। इसको ख़त्म मत करो, इसको समझो। तो ये था हमारा आज का